हेलो एवरीवन, मैं ममताज गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 12 जनवरी 2022 को। और इससे पहले हमने सी टेट के 10-12 पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सी टेट के प्रीवियस पेपर की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप उस पर क्लिक करके बाकी जितने भी अब तक मैंने पेपर कराए हैं सी टेट के उन सबको देख सकते हैं। और ये जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में पढ़ाया है क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आता है। तो आपको 6th, 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छे से करनी होगी और तभी आपका सीटेट पेपर क्लियर हो पाएगा। और उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इन सभी प्लेलिस्ट को आप देखिए, अभी थोड़ा सा टाइम है आपके एग्जाम में तो आप इनको 1-1 घंटे देख सकते हैं और उससे आपकी जो बेस है वो बहुत अच्छा बन जाएगा, ठीक है। पेपर में रटे रटाए क्वेश्चन काम नहीं आते हैं। जब आप डीप में जाके थ्योरी को पढ़ते हैं तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाते हैं। और अब पेपर बहुत इजी नहीं आ रहा है, सीटेट का बहुत टफ आ रहा है, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। तो आप मेरी इन वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, वीर शैबाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है? ए है बसबन्ना, बी है अल महाप्रभु, सी है चोखा मेला और डी है अक महादेवी। तो सबसे पहले आप जानिए कि वीर शैववाद क्या होता है। वीर शैववाद होता है जो शैव के उपासक होते हैं, यानी कि भगवान शिव के उपासकों को क्या बोलते हैं? वीर शैव, है ना। और इनकी जो विचारधारा थी वीर शैववाद वालों की, या बसबन्ना के नाम से भी जाना जाता है इस विचारधारा को, क्योंकि चलाया इन्होंने ही था, बसबन्ना ने। तो इनकी जो विचारधारा थी, ये सभी जातियों, सभी धर्मों और सभी प्राणियों का सम्मान करते हैं, ठीक है। ये बराबरी चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं, जितनी भी मानव जाति है, उन सभी के साथ कैसा होना चाहिए? समान व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। ये सभी जीव जंतुओं का सम्मान करते हैं, ठीक है। और मतलब कर्म कांड ये सब इन सब से दूर रहते हैं, पूजा पाठ, कर्म कांड इन सब से दूर। इनका एक बेसिक है कि सभी व्यक्तियों का हमें सम्मान करना है, सभी को हमें बराबर दृष्टि से देखना है। और ये कर्म कांड जैसी फालतू की चीजों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें ईश्वर को एक शक्ति मानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। अब देखिए इस धर्म से संबंधित कौन कौन है, या इस विचारधारा से संबंधित कौन कौन है। बसबन्ना है, अल्ल महाप्रभु है और अक महादेवी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा। देखो एक नाम दे रखा है इसमें चोखा मेला। देखो चोखा मेला नहीं है, ये क्या है? चोखा मीठा है, ठीक है। चोखा मेला नहीं है, चोखा मीठा है। और चोखा मीठा संबंधित है वैष्णव धर्म से, ठीक है। और ये उस समय जो विट्ठल स्वामी का जो मंदिर है वहां पर जो भगवान विष्णु हैं उनके उपासक हैं ये चोखा मीठा, ठीक है। और भगवान विष्णु को ही भगवान शिव भगवान कृष्ण का अवतार लिया था भगवान विष्णु ने ही, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित सूची 2, देखो सूची 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है। सूची 1 में तमिल क्षेत्र में रहने वाले लोगों का सूची 2 में दिए गए वेबसाइट चित्रों से सही मिलान कीजिए। यानी कि सूची 1 में जो दे रखे हैं ये किसान, मतलब तमिलनाडु में रहने वाले किसान हैं एक तरह से, और सूची 2 में जो दे रखा है वो उन किसानों के कार्य हैं। तो हमें देखना है कि कौन से किसान किस कार्य को करते थे, ठीक है। ए है बेल्लार, ए क्या है? बेल्लार। और बेल्लार आपके संबंधित है बड़े भूमि स्वामी। बेल्लार कौन होते थे? बड़े भूमि स्वामी होते थे, ठीक है। उनवार, उनवार कौन थे? उनवार थे साधारण हलवाहे, यानी कि हल चलाने वाले, ठीक है। अधिमई, अधिमई कौन थे? भूमिहीन किसान, यानी कि गांव में कुछ मजदूर ऐसे होते हैं जिनके पास खेती नहीं होती है, वो क्या करते हैं? दूसरों के खेतों में काम करके अपना आजीविका चलाते हैं या अपना काम चलाते हैं, ठीक है। और डी है आपका गृहपति। गृहपति का संबंध है स्वतंत्र कृषक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 32 का, वो हो जाएगा आपका सेकंड, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, प्राचीन काल में सिल्क रूट शब्द संबंधित है। प्राचीन काल का जो सिल्क रूट है उसका संबंध किससे है वो हमें देखना है। पहला है चीन से दूसरे देशों में रेशमी कपड़े को ले जाने वाले व्यापारियों का यात्रा मार्ग। दूसरा है समुद्री मार्ग जो उन देशों को जोड़ते थे जहां रेशमी कपड़े के व्यापारी अपने उत्पाद बेचते थे। तीसरा है सभी देशों को जोड़ती सड़कें जहां शहतूत के पौधे की खेती होती थी। और चौथा है सड़क, समुद्र और वायु मार्ग जहां रेशमी उत्पादों
का व्यापार होता था। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, कि वह मार्ग जो चीन के व्यापारी जहां से कपड़ा का व्यापार करते थे, ठीक है, यानी कि कपड़े बेचते थे। अब देखो दक्षिण चीन से एक वो बनाया गया था, रूट बनाया था, एक रास्ता बनाया था, जो चीन होता हुआ, ठीक है, पूरी चीन से होता हुआ, और हमारा जो लद्दाख है, लद्दाख से होता हुआ, और हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान से होता हुआ कहाँ जाता था, यूरोप को जोड़ता था, यानी कि एशिया को यूरोप से जोड़ता था। तो सबसे पहले तो इस रूट का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, सबसे पहले इस रूट का प्रयोग किया जाता था आपके केवल रेशमी कपड़े को बेचने के लिए। बाद में धीरे धीरे जब लोगों को इस रूट के बारे में पता चला कि भाई इस रूट से जाके हम क्या कर सकते हैं, हम और भी सामान का व्यापार कर सकते हैं, ठीक है, मतलब और भी सामानों को हम कहाँ बेच सकते हैं, यूरोप में। तो फिर एशिया के ज्यादातर जो व्यापारी थे वो इसी रास्ते अपने अपने सामानों को बेचने जाते थे, कहाँ, यूरोप, ठीक है। आप अच्छे से ध्यान रखना इस चीज को। देखिए अब मैं आपको बता भी देती हूँ, मैंने अभी बताया था आपको कि मैं हर क्वेश्चन का बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन आपका कौन सी एनसीईआरटी से आया है। तो देखो ये 7th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से आया है, चैप्टर नंबर 6 से, और नेक्स्ट ये आया था 7th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 2 से, और ये वाला आया है आपका 7th क्लास की एनसीईआरटी से, ठीक है। लेकिन चैप्टर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जब आएगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। 12वीं शताब्दी के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में रथकरों यानी कि रथ निर्माताओं की स्थिति पर विचार किया गया है। तो देखिए ये आया है आपका 7th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 2 से। पहला है बदामी चालुक्य, दूसरा है वॉलीबमपट्टी, तीसरा है नंदी बसवेश्वर, और चौथा है उइका कोंडन उदयार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा कि जो रथ निर्माताओं के बारे में बात की गई है वो इनसे संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने आलोचना की। तो ये आया है आपका 8th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 7 से आया है। और ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर में जो भी चीजें दी हुई हैं, जितने भी कैरेक्टर दिए हुए हैं, उन सब के बारे में कभी ना कभी पूछा जाता है, ठीक है। ए है पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की, बी है पुरुष और महिलाओं के बीच प्राकृतिक अंतरों की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा। देखो प्राकृतिक अंतर तो जो है वो है, और उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। बाकी उन्होंने सामाजिक अंतरों के ऊपर बात की गई है। उन्होंने बताया है इस बुक में कि स्त्री और पुरुष में इतना भेदभाव क्यों, स्त्रियों को पढ़ने से क्यों रोका जाता है, स्त्रियों के साथ इस तरह से विवाह क्यों होता है, ठीक है। पुरुषों के जैसा स्त्रियों के साथ विवाह होना चाहिए, मतलब उन्होंने एक तरह से समानता की बात कही है कि स्त्रियों और पुरुषों के साथ कैसा विवाह होना चाहिए, समानता का विवाह होना चाहिए, समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पेलियर लवार, अंडाल, टोडा डिप्पोड़ी, अलवार और नम्मारवार के गीतों का संकलन किया गया है। ए है दिव्य प्रबंधम, दूसरा है तेवरम, तीसरा है तिरुवाचुकम, चौथा है तिरुमुरिय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 36 का वो हो जाएगा आपका पहला, ठीक है, दिव्य प्रबंधम। देखो ये जितने भी संत के बारे में दिया हुआ है, ये सभी संत किससे संबंधित है, ये आपके अलवर संत थे, ठीक है। ये कौन से संत थे, ये आपके अलवर संत थे। अलवर यानी कि वैष्णव धर्म से संबंधित थे, है ना। और ये जो नम्मारवाड़ थे, ये कौन थे, ये आपके शैव धर्म से संबंधित थे, ठीक है, यानी कि नयनार संतों से संबंधित थे, ठीक है। तो ये जो दिव्य प्रबंधम है, इसमें इन सबका गीतों का संकलन है, ठीक है। और ये तेवरम और तिरुवाचिकम, ये इसमें केवल और केवल नयनार संतों का संकलन है, तेवरम में और तिरुवाचुकम में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद के शासकों द्वारा वसूल किया जाने वाला नियमित कर नहीं है, यानी कि जो महाजनपद काल था। देखो ये आया है आपका 6th क्लास की एनसीईआरटी से, है ना। और ये इसमें ये बताया गया है, 6th क्लास की एनसीईआरटी से आया, शायद 5वां या 6ठा चैप्टर है। तो इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा कर है जो महाजनपद काल में वसूला नहीं जाता था। पहला है फसलों पर कर,
दूसरा है शिल्पकारों पर कर, तीसरा है चरवाहों पर कर, और चौथा है परिवार पर कर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, परिवार पर कर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। जनजातियों और औपनिवेशिक शासन के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। औपनिवेशिक शासन का मतलब है उस काल की बात हो रही है, उस समय की बात हो रही है जब अंग्रेज भारत पर शासन करते थे। ठीक है, जब हमारा जो भारत है वो किसका औपनिवेश था, वो अंग्रेजों का औपनिवेश था। ठीक है, अब देखिए जनजातियों पर औपनिवेश काल के प्रभाव, यानी कि जनजातियों पर क्या क्या प्रभाव पड़े औपनिवेश काल के, वो हमें देखना है। ए है आरक्षित वन, निजी अधिकार और विशेष अधिकार या तो पूरी तरह से प्रबंधित थे या उनमें केवल कड़ी शर्तों के अंतर्गत अनुमति दी गई। बी है संरक्षित वन, जहां सरकार ने स्थानीय आबादी या निजी व्यक्तियों के कुछ अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति दी। तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, दोनों सही है। और देखो ये आया है आपका 7th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 4 से आया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाए, ए और बी दोनों सही है। देखो भारत की जनता पर ही नहीं, भारत की जनजातियों पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था औपनिवेशन शासन का, क्योंकि जब अंग्रेजों को पता चला कि हमारे जो जंगल हैं वो संपन्न है, ठीक है, उनमें बहुमूल्य लकड़ी है, उनमें जड़ी बूटियां हैं, उनमें बहुत ज्यादा संपदा है, तो उन्होंने फिर जनजातियों को सताने का काम किया। उन्होंने जनजातियों से जंगल छीन लिए। यहाँ तक कि भारत के इतिहास में अंग्रेजों से पहले जितने भी राजा महाराजा हुए या सम्राट हुए, किसी ने भी जनजातियों से कुछ नहीं कहा था। ठीक है, जनजातियों के जंगल हमेशा सुरक्षित रहते थे, और जंगल के सामान के लिए जो राजा महाराजा होते थे वो जनजातियों पर निर्भर रहते थे, मतलब जनजातियों से सामान खरीदते थे और उनको उसके बदले में कुछ पैसे या कुछ सामान दे दिया करते थे। तो मतलब जनजातियों को कभी भी तंग नहीं किया गया। लेकिन अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया, सारे वनों को अपने अधीन ले लिया और सुरक्षित कर दिया, और इनका जो जीवन था पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया, मतलब बर्बाद सा हो गया एक तरह से, क्योंकि ये जंगल को अपने आप को संतान मानते थे कि हम जंगल की संतान है, और जंगल से ही खाना पीना सब कुछ, रहना सोना सब कुछ जंगल में ही होता था। और जंगल इनसे छीन लिए गए तो ना इनके पास ठीक से रहने के लिए जगह बची, और ना ही ये जंगलों में जाके कंदमूल लेके आ सकते थे, न ही ये जंगलों से लकड़ियां उठा सकते थे। तो इनका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो गया, और बहुत कड़ी शर्तों पर इनको कुछ जगह से चीजें इकट्ठा करने के लिए वो लगाया, यानी कि फल वगैरह कुछ खाने के लिए वो अनुमति दी गई। वो भी इतनी कड़ी शर्तें थी कि उनके साथ जीना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो देखिए, मतलब अंग्रेजों ने सबके साथ अत्याचार किया है भारत में। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा नारा श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया। देखो ये आया है आपका 8th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 7 से। ये वाला भी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये उसी चैप्टर में से आया है ये वाला क्वेश्चन जो मैंने पहले आपको बताया था, जिसमें से स्त्री पुरुष तुलना नामक वाला जो क्वेश्चन आया, स्त्री पुरुष तुलना नामक जो पुस्तक लिखी थी ताराबाई शिंदे ने, उससे ही उसी चैप्टर से आया ये वाला क्वेश्चन भी। ए है, देखो नारा क्या दिया था नारायण गुरु ने। ए है मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर है। ठीक है, दूसरा है मानवता की एक भाषा, एक धर्म और एक ईश्वर है। तीसरा है मानवता की एक भाषा, एक जाति, एक ईश्वर है। चौथा है मानवता का एक धर्म और एक ईश्वर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। ये भी इन्होंने भी दक्षिण भारत में काम किए समानता के लिए। ठीक है, जिन जातियों के साथ भेदभाव होता है उन जातियों के लिए, महिलाओं के लिए काम किया। ठीक है, एक तरह से ये पक्षपात के पक्षधर नहीं थे, ये पक्षपात को खत्म करना चाहते थे। इसलिए इन्होंने नारा दिया कि मानव की एक जाति है, मतलब सब एक ही जात के हैं, वहीं से आए हैं ईश्वर के यहाँ से, और ईश्वर के यहाँ ही जाना है। एक ही धर्म है सबका, क्योंकि हम क्या है, एक ईश्वर के उपासक है सभी लोग, उन्होंने भेजा है तो उनकी उपासना करनी चाहिए। हमारा सबका क्या है, एक धर्म है और एक ही ईश्वर है। और ये बात बिल्कुल सही है कि आप चाहे उसको अल्लाह के रूप में देखें, या आप उनको शिव के रूप में देखें, आप उनको कृष्ण के रूप में देखें, आप दुर्गा माँ के रूप में देखें, आप जीसस के रूप में देखें, या आप उनको गुरुओं के रूप में देखें, लेकिन ईश्वर क्या है, एक है। ठीक है, वो आपका मन है कि आप उनको किस तरह से देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया। पहला है ईवी रामास्वामी पेरियार ने। दूसरा है श्री नारायण गुरु ने। तीसरा है भीमराव अंबेडकर ने। और चौथा है स्वामी विवेकानंद ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 40 का
वो हो जाएगा पहला, ईवी रामा स्वामी जी ने, ठीक है। और ये भगवत गीता के और रामायण के कट्टर आलोचक थे। इनको ऐसा लगता था कि शायद ये धर्म पुस्तकों की वजह से ये जाति व्यवस्था बनाई गई है या ये भेदभाव क्रिएट किया गया है, जो कि मेरा ऐसा मानना है कि कोई पुस्तक हमें नहीं सिखाती है कि हमें भेदभाव करना चाहिए, इस तरह की चीजें करनी चाहिए। ये समाज में हमेशा से रहा है और मेन वजह ये है गरीबी और अमीरी का फर्क। अगर आपके पास पैसा है, आप किसी भी जाति से हैं, लोग आपके साथ बैठना पसंद करेंगे, आपसे बात करना पसंद करेंगे, आपके घर आना पसंद करेंगे। और आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आपके खुद के जाति वाले लोग भी, आपके खुद के परिवार के लोग भी आपसे मुंह छुपाने लगेंगे। तो सारा खेल पैसों का है और पैसों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा और अपनी जॉब लेनी पड़ेगी, ठीक है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप अगर बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाए, कल को आप टीजीटी बन जाए, पीजीटी बन जाए, ठीक है, और भी आगे कोई भी अच्छी पोस्ट पर आप हो, तो प्लीज इस तरह की चीजों को कम करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास पैसा है, ये है वो है, बाकी के लोग जो कामयाब नहीं हुए वो बेवकूफ है। ऐसा नहीं समाज में उदाहरण पेश करना है। समाज में उदाहरण पेश करना है कि सभी लोग समान है, ठीक है। बस कुछ लोग थोड़ी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो उनको थोड़ा ज्यादा मिल जा रहा है। कुछ लोगों के साथ कुछ परिस्थितियां होती हैं, पैसे नहीं है, घर में इस तरह का माहौल नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, इस वजह से वो नहीं पढ़ पाते हैं और वो पीछे रह जाते हैं। तो आपका ये ड्यूटी है कि अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो समाज में एक अच्छा उदाहरण पेश कीजिए और सभी के प्रति समान व्यवहार कीजिए। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इससे आगे के क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताना है, वीडियो को जरूर से लाइक करना है और जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।